आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आज हम एक नए विषय के साथ आए हैं। विषय क्या है? आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उस नोटिफिकेशन को बताया जा रहा है कि सामान्य वर्ग के साथ ये अन्याय के रूप में देखा जा रहा है। तो क्या ये नया कानून केवल एक तरफा सुरक्षा देता है या फिर ये समानता है या एक प्रतिशोध है? ऐसे भी आंकड़े सामने आ रहे हैं। कल सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाया गया था जहां पर यूजीसी रोलबैक के नाम से एक ट्रेंड काफ़ी पॉपुलर हुआ था और टॉप 3 में ट्रेंडिंग में आया था। इसी तरीके से पहले भी बीजेपी अगेंस्ट जीसी इस नाम से भी एक ट्रेंड चलाया गया था और वो ट्रेंड भी टॉप ट्रेंड किया था। तो क्या है ये पूरा मामला, आइए समझते हैं। दरअसल यूजीसी ने 2026 के अंदर एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उस नोटिफिकेशन के अंदर इक्विटी के नाम पर जो चीज़ें बनाई जा रही हैं तो उसमें खतरा क्या है, क्या खतरा इसमें हमें देखने को मिलता है। तो पहला खतरा इसमें क्या है कि झूठी शिकायतों पर कोई कार्रवाई इसमें नहीं होने जा रही है। नियम क्या कहता है, आपको नियम की तरफ भी लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो समझ लेते हैं। इसमें सामान्य वर्ग के छात्र अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि उनके खिलाफ कोई भी झूठी शिकायत कर सकता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जबकि जब इस नियम को बनाया जा रहा था तब उस नियम के ड्राफ्ट में इस चीज़ का प्रावधान था कि यदि कोई आपके विरुद्ध झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ भी झूठी शिकायत साबित होने पर कार्रवाई का प्रावधान रखा गया था। और अभी सामान्य वर्ग के छात्रों की ये स्थिति आ गई है कि उनको कोई सुरक्षा कवच सामान्य वर्ग होने के नाते नहीं मिल पा रहा है। उन्हें झूठे केस का डर भी सता रहा है और साथ में उनकी सुनवाई के लिए भी कोई मंच नहीं है, ऐसा भी बताया जा रहा है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं उस नोटिफिकेशन पर जिस नोटिफिकेशन के आधार पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। ये है वो नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन को, इसकी अधिसूचना जारी की गई है 13 जनवरी को। 13 जनवरी को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इस नोटिफिकेशन का नाम है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम 2026। इसकी प्रस्तावना में यह बताया गया है कि यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी जो विश्वविद्यालय हैं उनमें उच्च शिक्षा के मानकों का समन्वय और निर्धारण करने के लिए उसको सशक्त किया गया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूर्ण समता एवं समावेशन को सभी शैक्षणिक निर्णयों को आधारशिला के रूप में मान्यता देती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में उन्नति कर सके। और यद्यपि यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर या दिव्यांगजनों के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्ध है और इसका उद्देश्य भी समता को संवर्धन देना है, इसलिए ये कानून बनाया जाता है। इस कानून का उद्देश्य क्या होगा उसको समझ लेते हैं। इस कानून का उद्देश्य है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना है तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में जो हितधारक हैं उनके मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन को संवर्धन देना है। लेकिन क्या ये वाकई में है? उद्देश्य के अंदर तो साफ तौर पर लिखा हुआ है कि किसी के भी आधार पर यानी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता के आधार पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं झेला जाएगा। लेकिन जब आप इसमें ही सेक्शन 3 की परिभाषाओं में आते हैं तो वहां पर इन परिभाषाओं को पढ़ने के बाद ही ये उद्देश्य कुछ अजीब से लगने लगते हैं, क्योंकि इसमें जो नियम 3 है, ये आप देख सकते हैं जो नियम 3 है और इसका जो उप नियम है 1 यानी जो सेक्शन 3 धारा 3 और उप धारा 1, इसके अंतर्गत जो ग है उसके अंदर बताया गया है कि जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव है। यानी इसमें जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को डिफाइन कर दिया गया है और बताया गया है कि जाति आधारित भेदभाव का अर्थ ही यह है कि अनुसूचित जातियों यानी एससी, अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों यानी ओबीसी के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव है। और यहीं से पूरे विवाद की जड़ सामने आती है, क्योंकि इसमें सामान्य वर्ग को नहीं रखा गया है, केवल और केवल
जो आरक्षित वर्ग है और आरक्षित वर्ग के अंतर्गत भी केवल ओबीसी, एससी, एसटी को इसमें सम्मिलित किया गया है कि इनको ही जाति आधारित भेदभाव के आधार पर परिभाषित करते हुए केवल शिकायत करने का आधार मिला है। जबकि इसी के पॉइंट में जब हम आगे देखते हैं तो इसमें भेदभाव के अर्थ को बताया गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता या इनमें से किसी एक के आधार पर किसी भी हितधारक के विरुद्ध कोई भी अनुचित, भेदभावपूर्ण या पक्षपातपूर्ण व्यवहार या ऐसा कोई कार्य, चाहे वह स्पष्ट हो या अंतर्निहित हो, इसमें ऐसा कोई भी विभेद, बहिष्करण, प्रतिबंध या पक्षपात भी शामिल है जिसका उद्देश्य या प्रभाव शिक्षा में समान व्यवहार को निष्प्रभावी या अक्षम करना है और विशेष रूप से किसी भी हितधारक या हितधारकों के समूह पर ऐसी शर्तें लगाना है जो मानवीय गरिमा के प्रतिकूल हों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भेदभाव की जब परिभाषा दी गई है तो उसमें धर्म के आधार पर भेदभाव, नस्ल के यानी रेसिज्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर और दिव्यांगता या इनमें से किसी एक के आधार पर भी कोई भेदभाव होता है तो उसमें शिकायत करने का प्रावधान है। उसके लिए इक्विटी स्क्वाड्स बनाने का प्रावधान है। लेकिन जब हम जाति आधारित भेदभाव की बात करते हैं तो जाति आधारित भेदभाव में ये स्पष्ट किया गया है कि ये केवल एससी, एसटी और ओबीसी के सदस्यों के लिए ही होगा। तो क्या इसमें जनरल वर्ग के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव करने के प्रावधानों को शिथिल कर दिया गया है? क्या सामान्य वर्ग के साथ यदि कोई भेदभाव जाति के आधार पर होता है तो क्या उनको शिकायत करने का भी कोई प्रावधान इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत नहीं रखा गया है? यही इसका मूल विषय है, यही इसको कटघरे में खड़ा कर दे रहा है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि भारत की विभिन्न यूनिवर्सिटियों में नारे लगते हैं कि ब्राह्मण्स गो बैक, बनिया गो बैक, हमने ये भी नारे सुने थे कि ब्राह्मण बनिया चोर है और बाकी सब DS4 है, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। जहां इस तरह के नारे यूनिवर्सिटीज में आम हो गए हों, जहां JNU के अंदर दीवारों पर, हॉस्टल की दीवारों पर यह लिखा जाता रहा हो कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर गो बैक, वी आर कमिंग फॉर यू और खून बहेगा, तो ऐसे में इस प्रावधान में सामान्य वर्ग के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव को क्यों नहीं दर्ज किया गया है? यही इस विवाद का मूल विषय है। साथ ही जब ड्राफ्ट नियमों के अंदर यह प्रावधान रखा गया था कि यदि कोई झूठी शिकायत करता है तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन वो इस नोटिफिकेशन में से क्यों गायब है? यही विवाद की जड़ है। इसी कारण से सामान्य वर्ग के अंदर रोष उत्पन्न हो रहा है और वो क्यों हो रहा है उसको ठीक से समझते हैं। होना क्या चाहिए था? समाधान यह होना चाहिए था कि सबके लिए न्याय हो, सबके लिए समान रूप से अपराधों को देखा जाए। तो इसके क्लॉज के अंतर्गत जो एक क्लॉज है इसमें सभी छात्र का शब्द जुड़ना चाहिए था, ना कि केवल SC, ST और OBC, क्योंकि जाति आधारित भेदभाव तो किसी के भी साथ हो सकता है। हमने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर देखा है कि कैसे वहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर तक भी मनुस्मृतियाँ आम सड़कों पर जलाते देखे जा रहे थे। साथ ही इस तरह की भावना जो अपने मन के अंदर लिए हुए हैं कि उनको मनुस्मृति से समस्या है, उनको हिंदू धर्म के देवी देवताओं से समस्या है, तो ऐसे में जब उनकी कक्षा के अंदर कोई ऐसा छात्र आएगा जो उनकी जाति का नहीं होगा तो क्या गारंटी है कि उसके साथ वो भेदभाव नहीं करते होंगे? क्या उनको इंटरनल असेसमेंट में पूरे मार्क्स वो उनको दे देते होंगे, या फिर जो प्रैक्टिकल्स हैं उनको उनके अंतर्गत उनके साथ भेदभाव नहीं होता होगा? और यदि इसी तरह की मानसिकता वाले प्रोफेसर इंटरव्यू बोर्ड में हों तो क्या गारंटी है कि वो सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ अन्याय नहीं करेंगे? लेकिन इन नियमों के अंतर्गत SC, ST, OBC को तो सुरक्षा प्रदान कर दी गई है, लेकिन सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को ऐसी कोई सुरक्षा इन नियमों के अंतर्गत देखने को नहीं मिलती है। तो सबका कहना यही है कि शिक्षा में राजनीति नहीं, समानता होनी चाहिए। अब इस नियमों का जो आधार बताया गया है, जो जानकार बता रहे हैं कि इन नियमों का आधार रोहित वेमुला केस और पायल तड़वी केस बताया जाता है। 2016 के अंदर रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली थी और उसके पश्चात उनके परिवार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल हुई थी और इसी के आधार पर बताया जा रहा है कि UGC के ये 2026 के नियम बने हैं। हालांकि स्पष्ट रूप से UGC यह क्लेम नहीं करता है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर ये खबरें हैं कि ये जो गजट 2026 का आया है ये इसी कारण आया है। लेकिन रोहित वेमुला की जब हम बात करते हैं तो
निकलकर ये आता है कि बताया ये गया था कि रोहित वेमुला एससी कैटेगरी का व्यक्ति है, लेकिन पुलिस जांच के अनुसार ये बात सामने आई है कि रोहित ने अपनी असली जाति छुपाई थी और उसका सर्टिफिकेट एससी का फर्जी था। वो वडेरा जाति से आता था जो कि एससी कैटेगरी की जाति नहीं है। तो इसी के अंतर्गत ये बात भी सामने आई थी कि उसकी आत्महत्या का कारण जातिगत भेदभाव नहीं था बल्कि कुछ और था। 2024 की जब हम पुलिस रिपोर्ट को देखते हैं तो तेलंगाना पुलिस ने यह माना था कि रोहित वेमुला दलित नहीं थे। सभी आरोपियों को क्लीन चिट भी मिली थी। अब उस आधार पर विडंबना देखिए, उस आधार पर सख्त कानून 2026 का बनाया गया है जिसके अंतर्गत जनरल कैटेगरी को इससे बाहर कर दिया गया है। पूरे देश के शिक्षण संस्थानों के लिए इतने सख्त नियम थोप दिए गए हैं, तो यही यहाँ पर विवाद की जड़ बन गया है। जबकि संविधान ये कहता है कि अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार आपको देता है, अनुच्छेद 16 आपको अवसर की समानता देता है, लेकिन यहाँ पर सामान्य वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। उनके साथ यदि जाति के आधार पर कोई भेदभाव करता है, कोई शिक्षक जाति के आधार पर भेदभाव करता है या फिर कोई संगठन जाति के आधार पर भेदभाव करता है, तो उनके पास उसको रिपोर्ट करने की कोई भी शक्ति नहीं है। तो यह नियम समानता के मूल ढांचे के खिलाफ साफ साफ दिखाई पड़ता है। जब हम हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की छात्र राजनीति को देखते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि छात्र अध्यक्ष के पद और जो सचिव के पद होते हैं वो कुछ प्रभावशाली जातियाँ ले लेती हैं जो जमींदार वर्ग से आती हैं, जिनके पास खेतों की अनगिनत जमीन होती है। वही लोग छात्र संघ के चुनाव में बड़ी बड़ी गाड़ियों से बड़े बड़े फंडिंग के साथ चुनाव लड़कर जीत जाते हैं। ऐसे में जब हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नारे लगते हैं कि ब्राह्मण बनिया ठाकुरों भारत छोड़ो, तो वहाँ पर क्या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कभी हमने इस तरीके से नारे कोई देखे हैं जहाँ पर किसी ओबीसी की जातियों को कहा गया हो या दीवारों पर लिखा गया हो कि भारत छोड़ो, या फिर किसी एससी की जाति को कहा गया हो कि तुम भारत छोड़ो। जहाँ पर इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आती हैं कि ब्राह्मण बनियों ठाकुरों को लगातार टारगेट पर लिया जाता है, जिस धर्म को वो मानते हैं उस धर्म की पुस्तकों को लगातार टारगेट पर लिया जाता है। वहाँ ऐसे में सवाल ये उठता है कि झूठी शिकायत पर कोई सजा क्यों नहीं इसके अंदर है। यदि किसी सामान्य छात्र पर झूठा आरोप लगता है तो शिकायतकर्ता पर कार्रवाई का भी कोई बड़ा प्रावधान नहीं है। ऐसे में सामान्य वर्ग के छात्रों के सामने करियर बर्बाद होने का डर सामने आ रहा है। क्लॉज 3D जो है वो भेदभाव किसके खिलाफ कर रहा है? नियम स्पष्ट कहते हैं कि यह सुरक्षा केवल SC, ST और OBC के छात्रों के लिए है। सामान्य वर्ग के साथ जातिगत भेदभाव को इसमें शामिल नहीं किया गया है। साथ ही जो क्लॉज 3E है, सेक्शन 3E है, जो परिभाषा 3(1)E शिकायत का हक किसे, तो केवल आरक्षित वर्ग के छात्र को ही शिकायत दर्ज करने का अधिकार दिया गया है। सामान्य वर्ग के छात्र को जाति आधारित भेदभाव होने पर कोई शिकायत करने का प्रावधान नहीं है। तो क्या सवाल ये उठता है, क्या सामान्य वर्ग के छात्र पीड़ित नहीं हो सकते हैं? और यहीं से इस नियम की पूरी विवाद की जड़ सामने आ रही है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या सामान्य वर्ग के साथ उनको लगातार चुप रहने की कीमत चुकानी पड़ रही है? आप देख रहे हैं आई टॉप एकेडमी। धन्यवाद।